सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ, पिछली क्लास में अपनी थोड़ी लाइट के कारण तकलीफ हो गई थी। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे बट देख ही नहीं पाए। तो थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन आज मैं आपको दे देता हूँ और थोड़ा बहुत अपन कानून की चर्चा करते हैं। आज थोड़ा मैं जल्दी छोड़ दूंगा आपको। तो क्लास 12:20 तक है बट उतनी लंबी क्लास नहीं चलेगी आज। तो थोड़ा सा मेरे बाद कोई क्लास है भी नहीं, तो आप जल्दी फ्री हो जाएंगे आज। तो इंट्रोडक्शन की क्लास जो थी वो कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ने मिलेगा, तो उसमें हमने सिर्फ एक पहला चैप्टर अभी शुरू किया था जिसमें मैंने बताया था आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नाम का एक चैप्टर है वो पढ़ना रहेगा। सो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दैट मीन्स भारत में कैसे क्या रेगुलेशंस बनते हैं, कानून बनते हैं, वो कैसे अप्लाई होते हैं और जुडिशरी कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। बेसिक चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपको काफ़ी चीज़ें पता भी होगी, बेसिक आपको क्योंकि इन्फॉर्मेशन होती है तो वही बेसिक जानकारी है। जैसे सरकार कुछ काम करती है तो कैसे करती है, मिनिस्ट्री वगैरह बना के करती है, तो आपको पता ही होगा। पता है, रोड्स वगैरह बनाना है तो मोदी जी खुद नहीं आएंगे उसमें, उन्होंने भाऊ को अपॉइंट कर दिया। भाऊ देखते हैं पूरा, भाऊ है ना, नितिन भाऊ। तो नितिन भाऊ देखते हैं रोड्स वगैरह का मंत्रालय। सो रोड ट्रांसपोर्ट का मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है तो उसको निर्मला सीतारमण जी देखती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स होता है, अलग अलग मिनिस्ट्री होती हैं। रेलवे मिनिस्ट्री होती है, तो ये सब मिनिस्ट्री बना के काम करते हैं, तो वो सब बेसिक चीज़ें हमको देखना है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स। अफेयर्स यानी वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, अफेयर्स यानी जो कारोबार होते हैं। सो होम अफेयर्स वगैरह तो अपने अमित शाह है, वो देखते हैं, गृह मंत्रालय। तो वैसे सब मंत्रालय बना के काम होते हैं, तो वो बेसिक चीज़ें अपने को यहाँ पे देखना है थोड़ा बहुत। इस पे क्वेश्चंस कम आते हैं, शायद नहीं भी आए कभी, या शायद आए तो एक ही क्वेश्चन आए। पहला चैप्टर एकदम बेसिक है तो उस पर ऐसा मेजर कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 1872 में बनाया हुआ, बाबा आदम के ज़माने का कानून है। बाबा आदम कौन? तो कोई नहीं, ऐसा यानी पुराने ज़माने का है, तो बाबा आदम करके कोई नहीं थे। शायद एडम और ईव को बोलते थे बाबा आदम, एडम। तो बहुत पुराना, एडम और ईव होते थे ना। चलो ठीक है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो कैसे क्या बनता है, कैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म होते हैं, ये सब चीज़ें हमको देखना है। जैसे आपने यहाँ क्लासेस लगाए, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप जाके अगर आपको भूख लगी, आप जाके चिप्स का पैकेट खरीद के लाते हैं, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, क्या लिखित रूप में होना ज़रूरी होता है, तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे एक एक करके। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें हमारा काफ़ी अच्छा खासा टाइम डिवोट होगा। इसमें पहले हम शुरुआत जो करेंगे तो शुरुआत में एकदम ही बेसिक चीज़ें ही रहेगी, जनरल जनरल पॉइंट्स, और फिर थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइक एजेंट को अपॉइंट किया है, मुझे एक मकान बेचना है उसके लिए एक एजेंट अपॉइंट कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है। वैसे इंडेमनिटी गारंटी करके कुछ होता है, फिर प्लेज होता है, ये सब क्या होता है ये देखेंगे एक एक करके। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है एंड काफ़ी अच्छे मार्क्स भी इसमें रहते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पे से पूछे जाते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप देखेंगे कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी एक पूरा चैप्टर है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है। पहला एकदम बेसिक नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया हुआ है, फिर उसके बाद बाकी कैसी चीज़ें फॉर्म होती है, फॉर्मेशन में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती है, जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स, कंसीडरेशन, परफॉर्मेंस कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट का, ऐसे एक एक करके हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे। तो इसमें काफ़ी टाइम जाएगा अपना, लगभग 40 दिन अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही जाते हैं। सो 40 लेक्चर्स बोलना चाहिए। सो अगर 1 आवर से ज़्यादा के मिलते हैं तो थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा, बट फिर भी अच्छा खासा टाइम लगता है, 1 महीने के ऊपर यही चलता रहेगा अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके बाद फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट दिया हुआ है, सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बनाया गया था। तो ये सेल ऑफ गुड्स से डील करता है। जैसे आप अगर गुड्स खरीदते बेचते हैं तो ये कानून अप्लाई होगा। आप मोबाइल खरीदते बेचते हैं, लैपटॉप खरीद रहे बेच रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, तो जितने भी गुड्स हैं मूवेबल गुड्स,
वो सब में ये अप्लाई होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं अप्लाई होता। अगर आप ज़मीन जायदाद खरीदोगे तो वहाँ अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे दूसरा कानून लगता है, वहाँ पे टोपा लगता है। तो टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, शॉर्ट में टोपा बोलते हैं, इसको सोगा बोलते हैं, नाम है उनका। सो ये सोगा जो है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इट अप्लाइज ओनली टू द मूवेबल प्रॉपर्टीज एंड नॉट टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज। फिर इसके बाद आएगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाया था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मिल के काम करते हैं साझेदारी में। जैसे मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है कियारा, एक और फ्रेंड है दिशा, हम तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। हम लोग सोचते हैं चलो मिल के एक बिजनेस चालू करते हैं, तो तीनों ने मिल के एक दुकान चालू की। सो हम तीनों पार्टनर्स करके काम कर रहे हैं। ऐसे केस में अब दिक्कत आ सकती है, झगड़े हो सकते हैं प्रॉफिट्स वगैरह बांटने के टाइम पे। हो सकता है कि यारा और दिशा झगड़ रहे हैं, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तू क्या काम करती, तू तो काम ही नहीं कर रही, झगड़ रहे, मारपीट हो रही। तो इसीलिए इसके ऊपर कानून बनाया गया है। सो कानून में लिखा है कि कैसे क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होती है पार्टनर्स की। तो ये सब अपने को समझने को मिलेगा इन पार्टनरशिप एक्ट। बहुत ही आगे चल के हम पढ़ेंगे, एट प्रेजेंट इसको काफ़ी टाइम लगेगा। इसमें भी हम ऐसा करते हैं, पहले इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ना चालू करते हैं, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आधा पढ़ते हैं। इसके दो हिस्से हैं, एक जो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और दूसरा जो है स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर सोगा और पार्टनरशिप पढ़ते हैं, और फिर हम स्पेशल टाइप्स पढ़ना चालू करते हैं। तो ये भी हम समझेंगे स्पेशल टाइप्स में क्या क्या आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। अभी कुछ समझेगा नहीं क्योंकि अभी मैंने समझाया भी नहीं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगी चीज़ें। फिर इसके बाद हम देखेंगे, वैसे एलएलपी एक्ट आपको दिया है, बट हम इसके बाद कंपनीज एक्ट देखते हैं। कंपनीज एक्ट कंपैरेटिवली एक नया कानून है 2013 का, ये हमको पढ़ने मिलेगा। सो कंपनीज एक्ट 2013, ये बहुत ही कम है इस साल, आपको तीनों लेवल पे मिलता है कंपनीज एक्ट। तो आपको सीए फाउंडेशन में भी दिखेगा, सीए इंटरमीडिएट में भी दिखेगा, और सीए फाइनल लेवल पे भी रहेगा। फाइनल लेवल पे कंपनीज एक्ट का अलग से पेपर नहीं होता, उसका एक ऑनलाइन पेपर होता है। और ऐसे 4 ऑनलाइन पेपर हैं, जब तक आप वो चारों क्लियर नहीं करते तो फाइनल के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। सो वो एक एक्स्ट्रा के पेपर आपको फाइनल लेवल पे देना पड़ता है। सो कंपनीज एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें टोटल 470 सेक्शंस हैं। उसमें सेक्शंस होते हैं, हिस्से होते हैं छोटे छोटे, तो 470 सेक्शंस हैं। लेकिन ये जो 470 सेक्शन है उसमें से आपको इस साल सिर्फ 10 सेक्शन पढ़ना है, अगले साल 150 सेक्शन पढ़ना है, और उसके बाद बचे हुए बाकी के सेक्शंस आपको पढ़ना रहेगा फाइनल लेवल पे। सो कंपनीज एक्ट एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इसके बाद एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये भी हम देखेंगे। ये एक नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं। उसी प्रकार से एलएलपी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बना के हम बिजनेस कर सकते हैं। तो ये कैसे क्या बनता है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये भी हमको समझना है। एलएलपी एक्ट भी दोनों लेवल पे हैं। सो ये आपको दोनों एक्ट, ये तो तीनों लेवल पे हैं। ये कुछ हिस्सा इसका सीए फाउंडेशन लेवल पे रहेगा, कुछ हिस्सा इंटरमीडिएट पे रहेगा, और कुछ हिस्सा फाइनल में भी देखने को मिलेगा। एलएलपी के भी दो हिस्से हैं, एक आपको सीए फाउंडेशन लेवल पे दिखेगा और दूसरा इंटर लेवल पे दिखेगा। फाइनल लेवल पे आपको एलएलपी का कानून नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो ये भी पुराना कानून है, 1881 का, 1881 का कानून है। सो बहुत ही पुराने, 150 साल पुराने कानून हम पढ़ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी आज भी इक्वली रेलेवेंट है ये। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो होता है, इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यानी चेक हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमर्स वालों को पता होगी, साइंस वालों के लिए पूरी चीज़ एकदम नई है। सो अब धीरे धीरे लेकिन आपको अकाउंट्स में भी आएंगी ये चीज़ें, तो पता लगती जाएगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स क्या होते हैं। सो ये कॉमन है, काफ़ी सारे चैप्टर्स और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको आप पढ़ते लॉ में हैं, बट उसका अकाउंट्स में आपको हेल्प मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स रहेंगे, और यहाँ तो कम है, इंटर में तो बहुत सारा ऐसा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं दोनों सब्जेक्ट्स। सो अकाउंट्स और लॉ ये दोनों कनेक्टेड होते हैं।
आपको कई बार इवन शर्मा सर बताएंगे कि ये वाला चीज़ आपको लॉ वाले सर बताएंगे, तो वो लॉ में दिया हुआ है और उसके बारे में अकाउंटिंग आप उधर करते हैं। जैसे यहाँ पे भी पार्टनरशिप आप देखोगे तो पार्टनरशिप कैसे क्या होती है, उसकी अकाउंटिंग क्या होती है, तो ये यहाँ दी हुई है। उसके आप एक्चुअल अकाउंटिंग जो प्रैक्टिकल आप करते हैं वो रहेगा आपको इन अकाउंट्स। सो ये जो है ये पूरे आप थेरोटिकल टॉपिक्स पढ़ते हैं, बट रियल लाइफ में क्या होता है ना, उल्टा हो जाता है। रियल लाइफ में जो हम यहाँ थेरी बोल रहे हैं वो थेरी नहीं रह जाता, वो प्रैक्टिकल हो जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे अभी इसको थेरोटिकल बोलोगे, लेकिन जब आप सीए बन जाओगे, कोई क्लाइंट आएगा आपके सामने तो वो आपसे पूछेगा मुझे कंपनी बनाना है, कंपनी फॉर्म करना है। सो आपको वो फॉर्म करके देना पड़ेगा, उसको बना के देना पड़ेगा। सो यहाँ भले ही वो थेरोटिकल दिख रहा है बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाता है। सभी थेरी सब्जेक्ट्स ऐसे ही होते हैं। रियल लाइफ में हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते, हम लोग ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं चीज़ों को। अकाउंटिंग तो कोई अकाउंटेंट करके रख लेता है, हम उसको चेक करते हैं उसने प्रॉपर अकाउंटिंग किया या नहीं किया। तो ऑडिटिंग यहाँ पे आप जब पढ़ोगे थेरोटिकल लगेगा। टैक्सेशन हो गया, जीएसटी वगैरह यहाँ पे थ्योरी लगेगा, लेकिन रियल लाइफ में इट विल बिकम प्रैक्टिकल। क्योंकि जब व्यक्ति आएगा आपके ऑफिस में वो पूछेगा कि मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना है, उसकी ड्यू डेट्स वगैरह याद रहना चाहिए आपको। आपको उसके रिटर्न्स फाइल करके देना पड़ेगा, प्रॉपर बनाना पड़ेगा सब चीज़ें। तो ये सब रियल लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और जो यहाँ प्रैक्टिकल दिखते हैं वो थेरोटिकल हो जाते हैं। बट वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स कम इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि रियल लाइफ में नहीं काम आ रहा। एक्चुअली रियल लाइफ में अकाउंट्स बहुत काम आएगा आपको, क्योंकि अकाउंट्स के आधार पे ही तो हम ऑडिट करेंगे। अगर मुझे चेक करना है, ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, तो मुझे अगर चेक करना है अकाउंटिंग प्रॉपर हुई या नहीं हुई, तो उसके लिए पहले मुझे तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी तो मैं ऑडिट कर पाऊंगा। सो ये बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत काम के हैं, सभी सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जितने भी करिकुलम में हैं। लेकिन रियल लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ जो यहाँ थेरी समझते हैं वो प्रैक्टिकल होगा। तो थेरी सब्जेक्ट्स को भी उतना ही वेटेज दे के आपने पढ़ना चाहिए। एंड इनफैक्ट थेरी सब्जेक्ट्स खास तौर पे फाउंडेशन में तो एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको लगता है। डिस्क्रिप्टिव यानी लिखना पड़ेगा आपको प्रॉपर। बाकी दो पेपर्स तो आपको एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, आपको गोले लगाना है, सही गोले लगाओगे तो पास हो जाओगे। उसमें आपका नॉलेज बहुत हद तक टेस्ट नहीं होता। लेकिन ये वाले ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये जो दो सब्जेक्ट हैं, इसमें आपकी इंग्लिश वगैरह भी अच्छी होना चाहिए। इंग्लिश अच्छी है तब आपको लॉ और अकाउंट्स में काफ़ी आसान हो जाता है। सो खास तौर पे लॉ तो पूरा इंग्लिश का ही खेल है, उसमें ग्रामर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप अगर वो प्रॉपर समझ सकते हैं तो इजीली आप लॉ समझ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं वो लोग का लॉ बहुत अच्छा होता है बट वो लिख नहीं पाते क्योंकि इंग्लिश वीक होती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपने फिर इंग्लिश भी राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन बैंक आपको मिल रही है तो जिन्होंने नहीं लिया है क्वेश्चन बैंक वो ले लेना। वैसे बोल रहे थे कि दिए थे, बट कुछ बच्चे जो इन्होंने शुरू में एडमिशन लिया होगा उनके पास शायद नहीं होगी, तो उस टाइम क्योंकि प्रिंट होने गई थी तो वो लोग कलेक्ट कर लेना नीचे ऑफिस से क्वेश्चन बैंक। सो उसमें वैसे क्वेश्चंस विद आंसर्स दिए हुए हैं तो वो आपको साथ साथ में पढ़ते जाना है, और कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करके भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत वही होती है कि लिखना कैसे वो प्रॉब्लम देता है। आपको कानून समझ तो जाएंगे बट लिखने में थोड़ी तकलीफ जाती है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, तो ये टोटल आपका सिलेबस हो गया। आपको इतने चैप्टर्स रहेंगे, इतने टॉपिक्स रहेंगे। ऑफ कोर्स चैप्टर्स नंबर वाइज बढ़ जाएंगे क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने अलग अलग चैप्टर बना के चीज़ें रखी है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भले ही एक ही है बट उसमें चैप्टर्स बहुत सारे दिखेंगे आपको। वैसे ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक्ट एक है बट उसमें आपको और चैप्टर्स दिखेंगे। सो ये एक्ट को तीन तीन चार चार चैप्टर्स में और डिवाइड किया हुआ है। सो इसीलिए आपको चैप्टर वाइज देखो तो नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा दिखेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे मेंटेन क्या क्या करना है, तो आपको यहाँ पे एक तो ये बुक मिल रही है आपको, टैक्समैन की जो टेक्स्ट बुक है ये हमारे तरफ से मिलेगी आपको। इसके अलावा आपको दूसरा जो है क्वेश्चन बैंक मिलने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन बैंक एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पढ़ के इजीली क्लियर कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम्स में तकलीफ नहीं जाएगी। अगर आप रेगुलर उसको पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं तो एग्ज़ाम पास होना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक शॉर्ट नोट्स मैं देता हूँ बट वो बाद में मिलेंगे आखिर में। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट नोट रहेंगे, सब चीज़ उसमें कवर्ड रहेगी बट बहुत शॉर्ट में सब चीज़ रिवाइज करने में हेल्प करेगी वो चीज़। तो शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और एक आपको यहाँ पे
नोटबुक भी मेंटेन करना है, एक कॉपी रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ डायग्राम्स वगैरह यूज़ करते हैं अपन, बहुत सारे फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स ये सब काफ़ी दिखेंगे आपको। तो वो आपको भी साथ साथ में बनाते जाना है, क्योंकि आज आपको लग सकता है कि शायद मुझे याद रहेगा, लेकिन असली में याद नहीं रहता, भूल जाओगे आप सब चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्स है। सो यहाँ दिक्कत वही है कि कोर्स बहुत वास्ट होता है। सीए एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट नहीं होती। तो लोग जो बोलते हैं डिफ़िकल्ट है, तो डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आए, लेकिन दिक्कत यह है कि कोर्स इतना ज़्यादा है ना कि हम लोग को वो याद रखना या रिवाइज करना काफ़ी तकलीफ देता है। इसीलिए कंसिस्टेंट रहना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ। कंसिस्टेंसी विल बी द की इन सीए एग्जाम्स। वैसे हर जगह कंसिस्टेंसी ही इंपॉर्टेंट होती है, आप जितने कंसिस्टेंट और रेगुलर रहते हैं उतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करेंगे तो तकलीफ जाएगी आगे चल के। सो सीए एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है। डिफ़िकल्टी लेवल वैसे देखे तो एकदम ज़ीरो रहता है, क्योंकि हर चीज़ समझेगी। इवन अगर 10th का बच्चा भी आता है तो उसको भी हम समझाएंगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। इनफैक्ट हमारी होती है 11th-12th फाउंडेशन बैच, उसमें 10th पास होके 11th की जस्ट एग्ज़ाम दे के बच्चे ज्वाइन होते हैं, उनको भी सब समझ जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि कोर्स इतना वास्ट होता है कि आपको फिर टाइम कम मिलता है, बहुत ज़्यादा कोर्स है। अभी आपको ये जो बुक दिख रही है जानबूझ के छोटी बनाई गई है, ताकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना पड़े आपके ऊपर कि इतना सारा पढ़ना है। तो वो छोटी बुक बनी है, लेकिन वो 450 पेजेस की बुक है। सो बहुत बड़ी बुक है, अगर अपन उसको नॉर्मल छापेंगे तो बहुत बड़ी बुक छपेगी वो। सो लेकिन ये बुक आपको रिवाइज हो जाती है पूरी। सो ऐसा नहीं है कि रिवीजन नहीं होगा, ये बुक रिवाइज करना पॉसिबल है। इनफैक्ट 3 बार पढ़ सकते हो आप इसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले, और वो लेवल आना चाहिए अपना। सो अपन वो लेवल पे आएंगे तब जाके हम इजीली स्कोर कर पाएंगे। सो रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंसी, रिविजन्स ये सब ज़रूरी होता है। आप कोई भी, आप इवन समझो आपको बॉडी बिल्ड करना है, तो बॉडी बिल्ड करना है अगर आपको, और आप सैटरडे संडे 2 दिन जिम जाते हैं और सुबह 6 बजे चले गए, रात को 10 बजे तक जिम में बैठे हैं, तो बॉडी बिल्ड नहीं होगी, उल्टा वहाँ पे हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन वही चीज़ आप करो अगर पूरा महीने भर सुबह सिर्फ आधे घंटे आप जिम चले जाओ, 1 घंटे जिम चले जाओ, सो आपको 1 महीने बाद उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो कंसिस्टेंसी का इम्पैक्ट है कि आप थोड़ा थोड़ा करके वही कार्य कर रहे हैं, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा अगर करोगे तो बहुत आसान हो जाती है चीज़। दिक्कत वही है कि कंसिस्टेंसी का रिजल्ट इमीडिएट नहीं दिखता, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। थोड़ा टाइम लगता है उसका रिजल्ट्स दिखने के लिए, लेकिन बट बाद में जब वो रिजल्ट दिखेगा ना तो एकदम बहुत अलग ही रिजल्ट रहेगा। सो इसीलिए कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर पढ़ो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए सीए एग्ज़ाम्स के लिए। सो ये 4 चीज़ें यहाँ रहेगी, एक टेक्स्ट बुक, दूसरी क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट और नोटबुक। नोटबुक में आपको मैंने आप जैसा बताया कि डायग्राम्स वगैरह रहेंगे, वो एग्जाम्पल्स में बताऊंगा, एग्जाम्पल्स लिखते जाना है। वो तो आप टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हैं। सो एग्जाम्पल उसमें दिए हैं, बट मैं और भी कुछ नए एग्जाम्पल्स दूंगा, एक्स्ट्रा के एग्जाम्पल्स दूंगा। सो वो सब एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट जल्दी याद आ जाएगा। क्योंकि अभी याद रहेगा, बट 4 महीने बाद जब क्लास हो चुकी रहेगी तब हमको सब चीज़ भूल जाते हैं, धुंधला धुंधला सा याद रहता है। बट अगर आपके पास ये डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ना, तो एकदम से रिवाइज हो जाएगा। तो आप सिर्फ एक बार वो एट अ ग्लांस सिर्फ देखोगे तो आपको पूरा याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा पढ़ा था। और सबसे बड़ी चीज़ वही है सीए एग्ज़ाम में, इसमें ऐसा बहुत हार्ड वर्क भी नहीं लगता, लेकिन कंसिस्टेंट वर्क लगता है। जैसे मैं खुद भी बहुत पढ़ाई पढ़ाई करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, तो मेरे को पढ़ना पड़ता है, इसीलिए मैं पढ़ता हूँ, नहीं तो अपनी इच्छा से मैं पढ़ाई नहीं करता कभी। तो फिर भी मैं इजीली क्लियर हो गया। तो होता है इजीली, अगर जैसे मेरे अगर आप स्कोर पूछोगे तो 10th-12th में एकदम ही बकवास स्कोर थे मेरे। सो मुश्किल से 10th में कुछ 70% स्कोर था, 71-72, और 12th में भी ऐसे ही कुछ, उसमें तो और कम हो गया था, 60% के आसपास था, 60-62% का स्कोर था। तो 12th साइंस था मेरा, तो उसमें 60 के आसपास कुछ, 60+ ही था, तो 60 से कम नहीं था, बट फिर भी कम स्कोर था। खैर उस टाइम 60 भी ठीक ठाक होता था। सो अब तो 90 भी कम हो जाता है, बट हमारे टाइम पे, तो मैं बात कर रहा हूँ मेरा 2003 में 10वीं हो गई थी, 10th हो गई थी। सो मैं बहुत पुरातन कालीन हूँ, तो ऐसा लगता नहीं है, बट मैं बहुत पुराना हो चुका हूँ अब तो। तो आप पैदा भी नहीं हुए थे तभी, तब मेरा 12th भी हो गया था। सो 2005 में, आप सब मेरे ख्याल से 2008 के होंगे ना, 7, 6, 7, 8, ठीक है, तो 6, 7 वाले हैं। सो उस टाइम इवन मैं 12th भी हो चुका था, तो उस टाइम फिर भी 60% ठीक होते थे,
एकदम ही बेकार भी नहीं था, बट एवरेज स्टूडेंट्स में से एक रहा हूँ। बट फिर भी सीए एग्जाम्स में अगर कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई करते हैं तो इजीली क्लियर कर सकते हैं, बर्डन भी नहीं लगेगा आपको, इजीली सीए हो जाएगा। लेकिन दिक्कत वही है कि कंसिस्टेंट रहना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग रह नहीं पाते वो। शुरुआत में तो रहते हैं, शुरुआत में तो मैं बोलूंगा नहीं तो भी जाके बुक्स खोल के पढ़ोगे घर पे, लेकिन बाद में वो नहीं रह जाता मोटिवेशन। सो वो आपको सेल्फ मोटिवेट करके, खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ना है और रेगुलर रहना है। क्लास में भी रेगुलर रहना है, और साथ में घर पे भी जो आप रिवाइज करते हैं, जितना मैंने क्लास में पढ़ाया सिर्फ उतना घर पे जाके रिवाइज कर लो और क्वेश्चन बैंक ऊपर से देख लो। मुश्किल से आधे घंटे में ये काम हो जाएगा। तो बाकी मैं भी यहाँ क्यूमुलेटिव रिविजन्स लेते रहूँगा, जैसे आज जो पढ़ाऊँगा वो मैं कल रिवाइज करा दूंगा, फिर परसों जो पढ़ेंगे, परसों जब भी पढ़ाई चालू करेंगे तो पहले 2 दिन का रिवाइज होगा। इस प्रकार से अपन क्यूमुलेटिव रिवीजन करते रहते हैं। उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि हम भूल गए हैं तो भी याद आ जाएगी फिर चीज़। सो रिविजन्स क्लास में भी होते हैं, बट आपको भी खुद के तरफ से एफर्ट्स देना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट में खास तौर पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लॉ जाता है हर बच्चे को सीए फाउंडेशन लेवल पे, और इंटर में सबसे आसान लॉ हो जाता है। अगर आपने फाउंडेशन अच्छे से पढ़ लिया है तो सबसे आसान है। इंटर में कोई फेल नहीं होता लॉ में, और फाउंडेशन में बहुत कम लोग पास होते हैं लॉ में। तो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फाउंडेशन डुबा देता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरा लिखना है। प्रॉब्लम लॉ की नहीं होती, प्रॉब्लम इंग्लिश की होती है। आप अगर रिवाइज करोगे प्रॉपरली और इंग्लिश अच्छी है तो आप इजीली क्लियर कर जाओगे। तो इंग्लिश इम्प्रूव कैसे होगी? अगर नहीं है, अच्छी नहीं है, तो भी अभी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रामर वगैरह की बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी दिखता है आजकल तो बहुत कुछ आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे। तो उससे ग्रामर इम्प्रूव करने पे फोकस करो, और उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर रोज़ का आप आधा घंटा भी ग्रामर इम्प्रूव करते हैं तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो मेरी खुद की इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी पहले से, बाद में धीरे धीरे फिर मैंने खुद से ही पढ़ा हूँ। सो स्कूल तो छोटा सा स्कूल था, वहाँ अगर इंग्लिश में बोले तो लोग बोलते थे अबे काय इंग्लिश झाड़ून राहिला बे, ऐसा मराठी में बोलते थे। तो फिर इंग्लिश बोलते नहीं थे अपन, तो फिर बाद में लेकिन लगा कि नहीं, इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है। फिर धीरे धीरे अपन ने इम्प्रूव किया। तो खुद से अपन कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि इंग्लिश अच्छी नहीं है तो अब नहीं होगी, इम्प्रूव होती है। सो बाद में भी अच्छी इंग्लिश आप कर सकते हैं और उसका फ़ायदा दिखेगा। एक चीज़ अगर इंग्लिश इम्प्रूव हो गई तो आपको हर सब्जेक्ट में उसका फ़ायदा मिलता है। दिक्कत इंग्लिश की ही होती है, क्योंकि आपको देखो 2 पेपर तो लिखने के है ही नहीं, गोलेज लगाना है। इंग्लिश आती नहीं आती उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो 2 पेपर में। तीसरा पेपर जो है अकाउंट्स, उसमें भी स्टेप मार्किंग मिल जाती है। सो अकाउंट्स में ऐसा रहेगा कि आपने अगर सॉल्व किया है, भले ही फाइनल आंसर नहीं आया, बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, बट फिर भी आपको जो स्टेप्स सॉल्व किए उसके ऊपर मार्क्स मिलेंगे। पर लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में अगर इंग्लिश बेकार है तो हो सकता है कि आपको 5 में से सिर्फ 1 मार्क मिले, क्योंकि आपने लिखा भी है लेकिन वो टूटा फूटा है, कुछ समझ ही नहीं रहा है। कई लोगों की इंग्लिश तो बहुत ही बेकार होती है। सो उसके कारण फिर मार्क्स में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मीनिंग ही चेंज हो जाता है। सो मीनिंग कम से कम सही निकलना चाहिए, भले ही आप फिर नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करो। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी हैवी होते हैं, क्योंकि लॉ है, लीगल वर्ड्स हैं। सो हमको लीगल वर्ड्स की आदत होना चाहिए। वो तब होगी जब आप रीडिंग बढ़ाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीडिंग करना है और वर्ड टू वर्ड रीड करना है। ऐसा नहीं कि हमको कॉन्सेप्ट समझ गया तो आगे बढ़ जाओ, उसको रीड करना पड़ेगा आपको पूरा वर्ड टू वर्ड। एक एक वर्ड रीड करोगे तो वो वर्ड्स आपके दिमाग में घूमेंगे। इंग्लिश में भी 2 प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम होती है जो बच्चों की इंग्लिश में ग्रामर वीक है, उनको ग्रामर इंप्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह लगेगी। अगर आपकी ग्रामर वीक नहीं है, आपको सिर्फ वोकेबलरी वगैरह की प्रॉब्लम है, या फिर आपको वर्ड्स रिकॉल नहीं होते हैं, तो वर्ड पावर कमज़ोर है, सो उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए रीडिंग बढ़ाना पड़ेगा आपको। आप जितने बार अपना ये टॉपिक पढ़ोगे, उतना रीड करोगे, उतने वर्ड्स आपके दिमाग में घूमेंगे, तो आपके लिए वो आसान होते जाएगा। सो रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और रीडिंग यानी वर्ड टू वर्ड रीड करना रहेगा अपने को। सो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। सो अभी हम जैसे पढ़ाई चालू करेंगे उसके पहले कुछ और बेसिक पॉइंट्स भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो ये बुक तो आपको मिली है, बट पहले हम कानून के ऊपर थोड़ी सी बेसिक चर्चा करते हैं कि कानून बनते क्यों हैं। सो कोई भी कानून बनाने के पीछे एक मकसद होता है, एक एम होता है। जैसे अगर कोई भी लॉ बनाना है तो ऐसे ही नहीं बना दिया जाता, कोई एक प्रॉब्लम रही होगी जिसको सॉल्व करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। जैसे मान लो जब पहले के ज़माने की बात है, मैं और गांधी जी साथ बैठ के चाय पिया करते थे। तो मैं बहुत पुरातन कालीन हूँ, बताया मैंने। सो उस टाइम पे
गाड़ियां वगैरह बहुत कम हुआ करती थी, कार्स वगैरह तो बहुत ही गिनती के लोगों के पास हुआ करती थी, और इवन टू व्हीलर्स भी बहुत कम होती थी, लोग साइकिल से ही जाते थे। फिर धीरे धीरे वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले, लोग बदले, और फिर हमने देखा कि कार वगैरह बहुत ज़्यादा चलने लगी है अब, गाड़ियाँ बहुत सारी आ गई है, स्कूटर आ गई है, मोटरसाइकिल आ गई है। और उस टाइम समझो कोई कानून जब नहीं बना था, तो उस वक्त एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी। कौन सी प्रॉब्लम? तो एक्सीडेंट्स की एक प्रॉब्लम आ गई समझो। कौन सी? तो एक्सीडेंट्स। क्योंकि कानून नहीं है कि गाड़ी कैसे चलाना, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, तो इससे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि लोग कैसे भी गाड़ी चलाते थे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से चलाओगे, सो मैं उधर से आ रहा, दूसरा दूसरी तरफ से आ रहा, उड़ा दिए एक दूसरे को, सो ये प्रॉब्लम हो गई। फिर एक चौक है, चौक पे आए, दोनों जन एक दूसरे को उड़ा रहे, क्योंकि रूल ही नहीं है कुछ कि लाल बत्ती है तो रुकना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। अब रूल नहीं है तो तकलीफ चालू हो गई, झगड़े चालू हो गए, मारपीट तक हो जाती थी, क्योंकि एक्सीडेंट हुए तो मारपीट भी हो जाती कई बार। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हुई। सो अब गांधी जी तो चले गए, लेकिन हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसके लिए हम सॉल्यूशन क्रिएट करें। हमने सॉल्यूशंस के रूप में यहाँ पे एक बुक में कुछ रूल्स लिख दिए। सो हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, इसको हम नाम देते हैं बिल। एक बिल बनाया। सो बिल में क्या लिखा होगा? इसमें सॉल्यूशन लिखा होगा टू द एक्सीडेंट्स, यानी इसमें रूल्स या रेगुलेशंस होंगे। इसमें लिखा होगा कि रेड लाइट होगी तो आपको कार रोकना है, ग्रीन होगी तब चलना है, ऑरेंज होगी तो इधर उधर देख के चलना है। फिर जो लोग पैदल चल रहे हैं, ऐसे बीच रास्ते से नहीं चलना, बीच रास्ते से गाड़ी चलती है तो पैदल वाले कोने से चलेंगे, उनके लिए फुटपाथ बनाए गए। ऐसे रोड क्रॉस कर रहे तो बीच से क्रॉस नहीं करना, तो कोने में वो जेब्रा क्रॉसिंग बनाया है, तो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से जाना पड़ता है, रहता है ना जेब्रा क्रॉसिंग, तो वो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से क्रॉस करो। सो ये सब रूल्स बनाए गए। अब ये रूल्स बनाए तो गए, लेकिन हर कोई फिर फॉलो क्यों करेगा? क्योंकि हर कोई तो बोलेगा कि मैं अपने रूल्स बनाता हूँ, तुम बनाओ लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे, मैं तो बीच से चलूंगा, सो मैं अपने रूल बनाऊंगा, ऐसे तो फिर झगड़ा हो जाएगा। तो हर कोई अपने अपने रूल्स बनाना चालू कर देगा। इसीलिए इसको पावर देना पड़ता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इसको आपको पास करवाना पड़ेगा इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पास्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ये दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैं। सो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में इसको पास कराया जाता है। जब मैं बोल रहा हूं पार्लियामेंट, इसका मतलब नरेंद्र मोदी कानून नहीं बनाते। इसका मतलब गवर्नमेंट कानून नहीं बनाती। पिछली क्लास में बताया था, आधे में डिस्कशन रुक गया था। कानून बनाने का एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट को होता है। पार्लियामेंट कानून बना सकती है, क्या करना क्या नहीं करना इससे रिलेटेड पार्लियामेंट कानून बनाती है। जब मैं पार्लियामेंट बोल रहा हूं तो उसमें पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ मोदी जी रहेंगे, उसमें पप्पू जी भी रहेंगे, उसमें केजू भी रहेंगे। ये लोग सब लोग रहेंगे उसमें। पक्ष होगा, विपक्ष होगा, सब लोग इस पे वोटिंग करते हैं, तब जाके कानून बनता है। तो इन लोगों से क्यों वोटिंग कराई जाती है? क्योंकि इन लोगों को चुना गया है, ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और इसीलिए इन लोगों ने अगर हाँ बोल दिया तो हम मान लेते हैं कि देश की जनता ने हाँ बोल दिया है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने हाँ बोला यानी हमने हाँ बोल दिया। इसीलिए उन लोगों से वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग होती है और उसके बाद मोर देन 50% ऑफ द पीपल अगर हाँ बोलते हैं, मान लिया जाता है सब लोग इसको बनाने को तैयार हैं। इसके बाद भी एक और फॉर्मेलिटी बची होती है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिलना चाहिए। प्रेसिडेंट्स एसेंट, तो एसेंट मिलती है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट इस पे साइन करते हैं, और उसके बाद ये एक एक्ट बन जाता है। एक्ट यानी एक कानून बन गया। हाउ टू एक्ट ये बताएगा, इसमें लिखा है क्या करना क्या नहीं करना। जब तक कि ये एक्ट बना नहीं तो इसको हम बिल बोलते हैं। बिल यानी क्या है? ये ड्राफ्ट है, अभी फाइनल नहीं हुआ, ड्राफ्ट है वो। अगर पार्लियामेंट इसको वैसा का वैसा पास कर देगा तो वही एक्ट बन जाएगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग तैयार नहीं है तो इसमें और चेंजेस करते हैं और उसके बाद फिर से रखा जाता है इन दी पार्लियामेंट। कई बार होता है
जैसे जीएसटी का कानून है, एकदम से पास नहीं होता। सो कई बार विपक्ष उस पर अपोज कर रहा है, फिर कुछ ना कुछ चेंजेस किए तब जाके फिर एसेंट मिलती है, तब जाके फिर उस पर डिसीजन हो पाता है। सो इस प्रकार से तुरंत कानून बने ज़रूरी नहीं होता। कंपनीज एक्ट 2013 जो बना है, पहली बार इसका बिल 2009 में बन चुका था, लेकिन वो एक्ट बनते बनते 2013 हो गया। सो टाइम लगता है कानून बनने को भी। सो यहाँ पे ये बिल जो है ये एक ड्राफ्ट लॉ है, उसके बाद जब एक्ट बन जाएगा तो ये प्रॉपर एक कानून बन गया। ये चीज किससे डील कर रही है, तो ये मोटर व्हीकल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील कर रही है, इसीलिए इसको हम नाम दे देंगे मोटर व्हीकल्स एक्ट। मोटर व्हीकल्स एक्ट में एक्सीडेंट्स वगैरह की प्रॉब्लम को बचाना ये मेन एम था। अब एक्सीडेंट्स की जो प्रॉब्लम है ये खत्म तो नहीं हुई, लेकिन अब आज के दौर में देखो आप, नई प्रॉब्लम्स चालू हो गई। पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस टाइम नहीं सोचा गया था जब पुराना मोटर व्हीकल्स एक्ट बना था, तो इसीलिए फिर इसमें बदलाव होते हैं। पीयूसी बनाना ज़रूरी होता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट रहता है, सो वो आपको बनाना ज़रूरी होता है। फिर और भी बदलाव होते हैं, जैसे आज एक मेजर प्रॉब्लम है पार्किंग की, लोग कहीं भी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, पार्किंग की जगह नहीं मिलती। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी सॉल्व करने के लिए अब कानून में बदलाव करना पड़ता है। तो इसलिए फिर कानून में अमेंडमेंट होता है। हम देखते हैं भाऊ चिल्ला रहे हैं कि अमेंड करना पड़ेगा कानून, और फिर बदलाव लाते हैं कि जिसके पास कार रखने की जगह है वही सिर्फ कार खरीद सकता है। अभी अमेंडमेंट हो रहा है, रिसेंटली चल रहा है उस पर बात, कि अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो पहले आपके पास पार्किंग स्पेस होना चाहिए, तभी आप कार खरीद पाएंगे अब। तो इस प्रकार से भी कानून में अब लिखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है पुरानी प्रॉब्लम खत्म हो गई, ऐसा नहीं है एक्सीडेंट्स बंद हो गए, वो तो है ही, बट नई प्रॉब्लम्स और चालू हो जाती है, और नई प्रॉब्लम्स के लिए फिर नए सॉल्यूशंस लगते हैं। इसीलिए फिर हम नए एक्ट लेके आते हैं या अमेंडमेंट करते हैं उनमें। तो उसमें बदलाव किए जाते हैं, अमेंड करना है ना, उसमें चेंजेस करना। तो चेंजेस करके फिर हम लोग नया कानून लेके आते हैं, या फिर उसी में थोड़ा बहुत बदलाव करके उसी को चलाया जाता है। तो इस प्रकार से एक कानून बनता है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी जब बना होगा तो एक प्रॉब्लम गई होगी, लोगों ने वादे किए और परफॉर्म नहीं किए। जैसे हमने आपको वादा किए कि हम आपको टीचिंग करके टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हमने पैसा ले लिया और फिर टीचिंग वीचिंग कुछ प्रोवाइड नहीं किया। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए जा रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल है। समझो हमने पैसा ले लिया, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, और पैसा लेके भाग गए। ऐसे केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे मत देखो, बहुत टाइम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये काम यानी पैसा लेके भागना नहीं सो पढ़ाने का काम। सो सो ऐसा अगर वादा किया तो देखो आपको तकलीफ जाएगी कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि वादा किए थे बट परफॉर्म नहीं किए। अगर कानून नहीं होता तो आप हम पे एक्शन नहीं ले सकते थे। सो एक्शन लेने का अधिकार आपको कब मिलेगा, जब कानून है। सो कानून में लिखा है अगर कोई ऐसा करेगा तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, इसीलिए आप हमारे ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा होता तो फिर आप केस फाइल नहीं कर सकते थे। सो कानून होना बहुत ज़रूरी है, और कानून होना ही नहीं, उसको प्रॉपरली अप्लाई करना भी ज़रूरी है। कई बार कानून बन तो जाते हैं बट वो अप्लाई ही नहीं होते, और अगर अप्लाई नहीं होंगे तो भी फिर उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अगर कानून बना लिया लेकिन कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है तो हमको सिक्योर नहीं लगेगा। हो सकता है कि जैसे समझो एक कोई मैं गांव चला गया, यूपी बिहार या अफगानिस्तान चला गया, अब कानून है मर्डर नहीं करना, लेकिन कोई फॉलो ही नहीं करता है, किसी को भी उड़ा दिए, खत्म कर दिए, तो फिर सिक्योरिटी नहीं महसूस होगी। तो कानून होना तो जरूरी है, साथ में वो इम्प्लीमेंट होना भी जरूरी है। तो कानून बनाती है पार्लियामेंट, इम्प्लीमेंटेशन का काम किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सो उसको चालू कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए पुलिस वगैरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं। सो वो लोग इसको एनफोर्स करने का काम करते हैं। सो ये कोई भी प्रॉब्लम्स के कारण फिर कानून बनाए जाते हैं। कंपनीज एक्ट भी किसी ना किसी प्रॉब्लम के कारण बना है, तो हर एक्ट जो भी बनता है, जो भी कानून बनते हैं, वो किसी ना किसी तकलीफ को दूर करने के लिए बनते हैं। सो ये बेसिक चीज़ हो गई। और पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको कि कानून बनाने वाले अलग होते हैं, वो शायद मैंने मिटा दिया, बट आपके पास लिखा तो नहीं होगा, आपने लिखा नहीं होगा, मैंने बताया नहीं था ना उस टाइम, आपको लिखना पड़ता है। तो नहीं भी लिखे तो चलता है, ये वैसे ये वाले पॉइंट्स तो, बट पता होना चाहिए। बट कल से आप जो भी पढ़ेंगे उसको लिखना पड़ेगा आपको, तो एक टेक्स्ट बुक के साथ में नोटबुक भी लेके आना पड़ेगा आपको। तो ऐसा नहीं है थेरी सब्जेक्ट है तो आप बिना नोटबुक के आएंगे,
तो नोटबुक लेके आना है, उसमें आपको पूरे जो डायग्राम्स वगैरह रहेंगे वो सब भी बनाते जाना रहेगा साथ साथ में। तो मैंने जैसा आपको बताया, अब एक बार हम लोग बुक को ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ये बुक टैक्समैन के द्वारा पब्लिश्ड है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बिकती है ये। सो दुबई वगैरह में भी लोग सीए करते हैं, भारत का सीए, तो वहाँ तक के जाती है अपनी बुक। तो एक ऐसी बुक है जिसके लिए आपको फिर और कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक है। और बाकी कोई इवन इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल वगैरह आएगा आपको, वो भी स्टडी मटेरियल रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक अगर आप रेफर करते हैं और साथ में क्वेश्चन बैंक, तो दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है। सो इसमें चैप्टर हेड्स बताए हैं पहले तो, अबाउट द ऑथर वो सब ऊपर दिया हुआ है। चैप्टर जैसा कि मैंने बताया था, पहला चैप्टर रहेगा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें हम भारत में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, कैसे क्या कानून बनते हैं, कैसे क्या अप्लाई होते हैं, कैसे क्या इंटरप्रिटेशन होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। सेकेंड जो डिवीजन है, इसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, टोटल 9 चैप्टर्स इसमें हमको देखने को मिलेंगे। सो 10 दिख रहे हैं बट सेकंड से चालू हो रहा है। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, परफॉर्म कैसे होगा, यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट बनने से रिलेटेड बात होती है, फिर परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात होती है, और ये 4 अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हम यहाँ तक के अभी पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट चालू करते हैं, इसमें 4 चैप्टर हैं। ये करने के बाद पार्टनरशिप एक्ट, और फिर हम वापस आके ये जो 3 चैप्टर छोड़ेंगे इसको बाद में पढ़ेंगे। वो इसीलिए क्योंकि ये बाद में ही पढ़ने के होते हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हैं, बट ये हमेशा सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप के बाद पढ़ना चाहिए। सो पार्टनरशिप के बाद नहीं भी पढ़ा तो भी सेल ऑफ गुड्स के तो बाद ही पढ़ना चाहिए। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले पढ़ेंगे हम, उसके बाद फिर ये वाले एक्ट, ये वाले पार्ट को फिर से पढ़ेंगे। एलएलपी भी लास्ट में पढ़ेंगे हम। एलएलपी के पहले हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट चैप्टर वाइज अगर देखो तो एक ही चैप्टर दिया है, क्योंकि आपको इस साल सिर्फ 10 सेक्शन पढ़ना है, 470 सेक्शंस में से सिर्फ 10 सेक्शन। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये हम लोग देखेंगे, इसको भी पूरा नहीं दिया है आपके कोर्स में, बहुत डीप में है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, बट आपके लेवल पे बहुत डीप में नहीं दिया है, आपके लेवल पे सिर्फ 40% नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट दिया हुआ है, तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना दिया है, तो बाकी पूरा कानून यहाँ नहीं दिया है। तो ऊपर जितने कानून है ये पूरे पढ़ रहे हैं अपन, पार्टनरशिप एक्ट तक के यहीं पे पूरे हैं। एलएलपी एक्ट ये सीए फाउंडेशन पे भी रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंड इंटर पे भी रहेगा, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में हमको पढ़ना है। और कंपनीज एक्ट ये तीनों लेवल पे रहेगा, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल। तो यहाँ पे आपको सेक्शन 1 टू सेक्शन 10 पढ़ना है, यहाँ पे 1 टू 148 पढ़ना है, प्लस फॉरेन कंपनी के कुछ सेक्शन है वो पढ़ना है, 379 से लेके 393 तक, एंड बाकी 149 से लेके 470 तक के आपको पढ़ना है सीए फाइनल लेवल पे। सो तीनों लेवल पे है ये, लेकिन फाइनल लेवल पे इसका दूसरा पेपर होता है, एसपीओएम बोलते हैं उसको, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। तो इसमें पेपर ऐसा नहीं होगा जैसा फाउंडेशन और इंटर में होगा। सो वहाँ लॉ का जो पेपर होता है उसको आपको घर पे पहले पढ़ाई करना है, आर्टिकलशिप के साथ साथ आप पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आप जब भी तैयार हैं, उसका नाम ही है सेल्फ पेस्ड, आपको जब लगता है आप तैयार हैं, आप अपने हिसाब से उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, एक सेंटर अलॉट होगा, वहाँ पे जाके आपको कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन एक एग्ज़ाम देना है, एमसीक्यू पैटर्न होगा वो क्लियर होने के बाद ही आप सीए फाइनल के लिए एलिजिबल हैं, फाइनल की मेन एग्ज़ाम के लिए। सो इसके 4 पेपर होते हैं एसपीओएम के, जिसमें से एक लॉ का होता है। ठीक है। तो एक तो मेन लॉ है और एक और लॉ का होता है, उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, इलेक्टिव है, 8 पेपर में से कोई भी एक पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, एक टॉपिक। वो खैर बहुत बात की बात है, अभी हम फाउंडेशन के बारे में ही चर्चा ज़्यादातर करेंगे। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ये आखिर में देखेंगे, कंपनीज एक्ट, फिर नेगोशिएबल, फिर एलएलपी, ऐसा पढ़ेंगे अपन। अब सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बताया था आपको आज जल्दी छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स पे पढ़ाई हम चालू कर देंगे अब, क्योंकि कल की क्लास हमारी वेस्ट हो गई थी। आज मुझे एक्चुअली एक जगह जाना था, और आखिरी क्लास है तो अपन एडजस्ट कर सकते हो उतनी।
सो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पहली चीज हमको कानून पढ़ाए क्यों जाते हैं, लॉ क्यों पढ़ाया जाता है, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा इंट्रोडक्शन वगैरह पे, ये सिर्फ आपको दिया गया है कहानी जैसे। सो इन पे क्वेश्चन नहीं आते। सो इंट्रोडक्शन, कानून क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दिया है कोर्स में इसीलिए। तो नहीं, इतना भी सच नहीं बोलना है, तो सच तो यही है, नहीं तो कौन पढ़े अपनी इच्छा से। तो इंस्टीट्यूट ने कोर्स में दिया है इसीलिए पढ़ना पड़ता है। बट इतना सच नहीं बोलना है, अपन ऐसा बोलेंगे कि कानून पढ़ना जरूरी इसीलिए है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आता है, अगर हमारे ऑफिस में कोई क्लाइंट आएगा, तो सबसे पहले सीए से ये पूछता है कि मुझे एक इंडस्ट्री चालू करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी लॉज हैं जो बिजनेस को अप्लाई होते हैं, इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम क्या है, बिजनेस लॉज। जितने लॉ जो बिजनेस को अप्लाई होते हैं वो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। उसमें भी हर लॉ नहीं पढ़ाया जाता, जैसे और भी बहुत सारे कानून होते हैं बिजनेस में अप्लाई होने वाले, जैसे बोनस एक्ट होता है, ग्रेच्युटी होता है, लेबर लॉज वगैरह। वो सब नहीं पढ़ाते हैं, अपने को जो बेसिक लॉज हैं वो पढ़ाए जाते हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट लॉज है, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स भी लॉ ही है। अगले साल आपको लॉ में इनकम टैक्स भी रहेगा, जीएसटी भी रहेगा, कंपनी लॉ भी रहेगा, और भी कुछ कुछ नए कानून रहेंगे आपको, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वगैरह। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको आगे पढ़ना है। बट फिर भी पूरे लॉ नहीं पढ़ाए जाते, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ाए जाते हैं। और एक बार आप इंटर में लॉ पढ़ लेते हैं तो वैसे भी आपको लॉ पढ़ना समझ जाता है। उसके बाद आपको फिर से लॉ खुद से नहीं करना पड़ता, यानी आपको कुछ क्लास वगैरह नहीं लगाना पड़ता। इंटर में अगर आपने समझ लिया तो ये एसपीएम वगैरह आप खुद से कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको कानून समझ गए हैं तो फिर आप कोई भी कानून पढ़ सकते हैं। और ये लेवल आना भी चाहिए अपना, इस साल तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, बट इंटरमीडिएट में ये लेवल आ जाएगा आपका, कि जिसमें आपको जो कानून पढ़ रहे हो वो समझ जाए, तो उसको समझने के बाद कोई भी कानून आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है, अगर कल चलकर कानून बदल गया तो आप क्या फिर से ट्यूशन्स लगाओगे क्या? तो ऐसा थोड़ी होगा। इनकम टैक्स एक्ट अभी नया आने वाला है, पुराना इनकम टैक्स एक्ट खत्म हो जाएगा, नया एक्ट आप पढ़ोगे। सो नया एक्ट खुद को पढ़ के समझ में आना चाहिए, तो वो लेवल लाना है अपने को। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आपको मैं सब चीज़ बता दूं कि ऐसा होता, आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। अपन वो चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं यहाँ पे। फाउंडेशन तो बेसिक है, इसीलिए यहाँ उतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अपन, बट इंटरमीडिएट में अपना मेन एम वही होता है, कानून को पढ़ते कैसे हैं, उसको डिकोड कैसे करना, कैसे इंटरप्रीट करना, ये चीज़ें हमारा मेन एम होता है इंटरमीडिएट लेवल पे। यहाँ क्योंकि बेसिक है, पहले बार आप पढ़ रहे हो, तो इसीलिए अपन यहाँ पे कानून प्रॉपरली जैसा बुक में दिया है वैसा पढ़ेंगे, बट एक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। अगले साल जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक्ट के हिसाब से देखोगे पूरा। जैसा लिखा है कानून वैसी के वैसी वर्डिंग्स के हिसाब से हम पढ़ेंगे उसको। लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले एक व्यक्ति हमारे पास आता है और हमसे वो जानकारी मांगता है कि मुझे ये काम करना है, जैसे मुझे कंपनी फॉर्म करना है। कंपनी फॉर्म करना है तो आपको ये पता होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड जो कानून है वो पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बिजनेस लॉज पता होना चाहिए। इनफैक्ट सीए को बिजनेस लॉ का एक्सपर्ट माना जाता है, क्योंकि उसके पास जाके कोई भी बिजनेस चालू कर रहा है तो बिजनेस से रिलेटेड कानून उसको पता होते हैं। जैसे टैक्सेशन भी बिजनेस से रिलेटेड हो जाता है, कंपनी लॉ हो जाता है। बाकी भी और कानून होते हैं, पार्टनरशिप। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो बोलता है मुझे पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, तो मुझे उसको पार्टनरशिप डीड बना के देना, क्या क्या टर्म्स कंडीशंस है, ये सब चीज़ें करके देना पड़ता है। इसीलिए लॉ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रैक्टिकली बहुत काम आएगा आपको रियल लाइफ में। स्टडिंग लॉ इज क्रूशियल फॉर एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिकॉज इट फॉर्म्स द फंडामेंटल नॉलेज बेस। फंडामेंटल नॉलेज बेस यानी बेसिक, फंडामेंटल मीन्स बेसिक, तो बेसिक नॉलेज बेस फॉर मेंबर्स यानी सीए ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मेंबर्स के लिए सबसे बेसिक नॉलेज होना चाहिए लॉ का। एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफन सर्व एज द इनिशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये इनिशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस चालू करता है तो सबसे पहले सीए से जाके मिलता है। इनिशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा फॉर वेरियस लीगल मैटर्स। possessing a foundational understanding of law is imperative. Imperative means important. थोड़े वर्डिंग्स मैंने आपको बताया, इम्प्रूव करना है। तो लैंग्वेज आपको लॉ की सीखना पड़ेगा। तो मैं चाहता तो इस बुक को और आसान लैंग्वेज में लिख सकता था, बट हमने जानबूझ के उसको टेक्निकल लैंग्वेज रखा है
क्योंकि अपना एम बुक के लेवल को डिग्रेड करना नहीं है, अपने को खुद के लेवल को अपग्रेड करना है। सो अपने को सीखना है ये चीज़ें, और बहुत आसान हो जाएगा आपको। अभी हो सकता है शुरुआत में कुछ वर्ड्स बहुत हैवी लगे, कुछ तो ऐसे रहेंगे एकदम हैरी पॉटर के स्पेल लगेंगे, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, ऐसा रहेगा। हैरी पॉटर के स्पेल में होता है ना, ऐसे छड़ी घुमाए, बोले वॉइड एब इनिशियो, गायब हो गया आगे वाला। सो इस प्रकार से आपको वर्ड्स देखने मिलेंगे यहाँ पे। बट बाद में इतने फैमिलियर हो जाओगे आप कि आपस में आप ये वर्ड्स यूज करने लग जाओगे। सो इतना लेवल आ जाएगा आपका। सो ये लेवल आपको लाना है, और इसीलिए आपको ये भले ही आप साइड में लिख के रखो उसके आसान शब्द, बट आपको ये वर्ड्स ध्यान रखना पड़ेगा, और धीरे धीरे रिवाइज करोगे, रीड करोगे तो याद होती जाएंगी चीजें। अब हिस्ट्री ऑफ लॉ, लॉ शुरू कैसे हुआ होगा। सो लॉ पहले भी हुआ करते थे, बहुत जमाने पहले, इवन एट द टाइम ऑफ, जब सिविलाइजेशन नहीं था, एकदम हम लोग जंगल में रहा करते थे, कबीले में, समझो मैं कबीले में मैं रह रहा हूँ, एक आदिवासी हूँ, तो वहां भी कानून हुआ करते थे, क्या करना क्या नहीं करना। सो इमेजिन मत करो, सिर्फ मान लो ऐसा। सो आदिवासी लोगों के टाइम पे भी कानून हुआ करते थे, इवन एक छोटा सा एक कॉलोनी है तो कॉलोनी में भी कानून हुआ करते थे, क्या करना क्या नहीं करना। तो कानून तो हमेशा से चले आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले रिटर्न लॉज जो है वो कहाँ से हमको मिलते हैं, वो यहाँ पे अभी बताया हुआ है। तो पहले वही बोला है कि थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, फ्रॉम अर्ली हंटर गैदरर सोसाइटी, तो जब हम लोग हंटर थे, गैदरर थे, हम लोग बस हंटिंग वगैरह से और चीज़ें इकट्ठा करके अपना जीवन व्यापन करते थे, टू कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सिविलाइजेशंस, लॉज हैव बीन इनडिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल नहीं है मीन्स इनसेपरेबल, हटा नहीं सकते, इनसेपरेबल इन गाइडिंग द बिहेवियर एंड एड्रेसिंग द ट्रांसग्रेशंस। ट्रांसग्रेशन यानी ऑफेंसेस। सो कभी भी पहले के जमाने में भी कानून थे तो वो इनडिस्पेंसेबल है, डिस्पेंस नहीं हो सकते, हट नहीं सकते, हमेशा से कानून है, जुड़े हैं, भले लिखित रूप में हो या ना हो, लेकिन कानून तो पहले से ही चले आ रहे हैं। इवन अगर हम लोग एक कबीले में रह रहे हैं तो वहां भी कुछ कानून होगा, कुछ गलत नहीं करना, चोरी नहीं करना, इस प्रकार के कानून रहे होंगे, मर्डर वगैरह नहीं करना। सो भले लिखित रूप में नहीं होंगे बट कानून तो रहे ही होंगे। विदाउट लॉ हम इमेजिन ही नहीं कर सकते सोसाइटी में रहना, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहेंगे तो तकलीफें आना एक स्वाभाविक सी बात है। अगर हम उसके बारे में कुछ करेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। सोच के देखो, अगर कानून नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज़ की वैल्यू जानना है तो तब वैल्यू समझती है जब वो नहीं होती, तब क्या वैल्यू होती है। तो या तो हमारे पास नहीं है चीज़ तब तक वैल्यू होगी, या हमने जब उसको खो दिया तब वैल्यू होती है। सो यहाँ पे भी कानून नहीं होता तो क्या होता, सोच के देखो, लॉ नहीं है तो कोई भी व्यक्ति, फिर कानून नहीं है तो कुछ भी करता। समझो मेरा मोबाइल रखा है, कोई भी चोरी करके भाग जाता, अब मैं क्या करता, सो मेरे मुझे तो मोबाइल चाहिए तो मैं दूसरे का चोरी कर लेता। सो ऐसा कर करके तो फिर प्रॉब्लम्स ही बढ़ती रहती। अगर कानून नहीं होते तो वही जंगल राज चलता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे एकदम दय्यड़ इंसान होगा वो एकदम जीतते रहेगा हर जगह। सो इसीलिए यहाँ पे फिर कानून बनाए गए, क्योंकि समाज में रह रहे तो आपको सिक्योरिटी महसूस होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए अगर कुछ गलत हुआ है तो, इसीलिए कानून का निर्माण किया गया है। सो ओल्डेस्ट रिटन लॉ कब मिलते हैं हमको, एक राजा था, राजा हम्मुरबी उसका नाम है, हम्मुरबी। इसने कोड्स लिखा था, कोड यानी क्या, रूल्स। सो कोड ऑफ हम्मुरबी ये ओल्डेस्ट रिटन लॉ है, dates back to King Hammurabi's rule over Babylon 1792 BC to 1758 BC। रटने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री है, आपको पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, सिर्फ हिस्ट्री कहानी जैसे आपको बताया गया है। दीज लॉज वर इंस्क्राइब्ड, अब इन्होंने कैसे लिखे थे, इसको स्टोन स्लैब पे लिख के पूरे शहर भर में उन्होंने अपने राज्य में लगा दिया था। सो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिटी with appointed judges overseeing the compliance। ओवरसी करना मीन्स चेक करना। सो चेक करते थे प्रॉपर लोग फॉलो कर रहे या नहीं कर रहे। सो ये पहले के कानून की बात हो गई। इसके बाद सबसे फेमस लॉज में से एक रोम का है, 450 BC, इसको 12 टेबल्स बोलते हैं। ये भी डिटेल्ड कोड था, 12 रूल्स थे, मेजर रूल्स, जिसमें बताया गया था कि पब्लिक को क्या क्या राइट्स हैं, उनको कैसे क्या सेफगार्ड करना,
और किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके क्या उपाय हैं, रेमेडीज फॉर इनजस्टिस, रेमेडीज यानी उपाय फॉर इनजस्टिस। ऑल रोमन सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू बी फैमिलियर विद दीज लॉज विच अंडरवेंट अमेंडमेंट्स, इसमें बदलाव भी होते थे ओवर टाइम टू सूट द इवॉल्विंग नीड्स। इन दिस सब्जेक्ट यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द रेंज ऑफ लॉज, अलग अलग कानून हम पढ़ेंगे। एंड दिस चैप्टर विल फर्स्ट ड्वेल्व इनटू दोज हाउ दीज लॉज आर फॉर्मुलेटेड, तो हम पहले इसमें क्या देखेंगे, हाउ दीज लॉज आर फॉर्मुलेटेड एंड एनफोर्स्ड। तो बनता कैसे है, तो मैंने आपको बताया पार्लियामेंट के द्वारा, और एनफोर्स कैसे होता है, तो एनफोर्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा, और कुछ अगर प्रॉब्लम जाती है तो उसको इंटरप्रीट करते हैं फिर जुडिशरी। नाउ व्हाट इज लॉ, ऑलरेडी बता दिया, तो ये पढ़ लेते हैं एक बार और फिर हम कक्षा को विराम देंगे। सो व्हाट इज लॉ, सिंस मैन लिव्स इन अ सोसाइटी, सो एक सोशल एनिमल है हम, तो हम भी एक जानवर हैं, सो एनिमल ही हैं हम लेकिन सोशल एनिमल हैं। सो मैन लिव्स इन अ सोसाइटी, देयर में अराइज वेरियस प्रॉब्लम्स, जैसा मैंने अभी बताया आपको, रॉबरी, थेफ्ट, वायलेंस, क्राइम एक्सेट्रा। इमेजिन इफ देयर इज नो लॉ, अगर लॉ नहीं होगा तो फिर वही तकलीफ रहेगी कि हर व्यक्ति एक दूसरे को तकलीफ देगा और जो सबसे फिट है वो अल्टीमेटली आगे रहेगा हमेशा। सो इमेजिन इफ देयर इज नो लॉ, यू विल नॉट बी एबल टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर्स। Thus laws are made which consist of rules, इसमें क्या है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, एनफोर्स्ड बाय एन ऑथोरिटी, एक ऑथोरिटी के द्वारा ये बनाया गया है, पार्लियामेंट के द्वारा, टू रेगुलेट, टू कंट्रोल। सो रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करना मीन्स कंट्रोल करना, आपको पंखा कंट्रोल करना है तो क्या करते हैं आप, रेगुलेटर घुमाते हैं, सो रेगुलेट कर रहे हैं यानी कंट्रोल कर रहे हैं। सो टू रेगुलेट पीपल्स बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर को रेगुलेट करना, तो उसके लिए कानून बनाए गए, आपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड कानून बनाए गए हैं। सो एज टू सिक्योर जस्टिस, ताकि न्याय हो, किसी के साथ इनजस्टिस हुआ तो वो न्याय पा सके। पीसफुल लिविंग हो, आपको पीस लगना चाहिए, अगर आप समाज में रह रहे हैं, अगर लॉ नहीं होते तो रास्ते में चलने को भी डर लगा होता, कोई भी व्यक्ति मारपीट करके चीज़ें लूट लेगा। सो लॉ है इसीलिए हमको थोड़ा एक सिक्योरिटी लगती है, पीसफुल लिविंग है एंड सोशल सिक्योरिटी है। सो कानून है इसलिए ये सब चीज़ें है, अगर कानून नहीं होते तो ये सब प्रॉब्लम्स हमको झेलनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इसके आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, वैसे मैंने बताया हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन अगली क्लास में अपन इसके बारे में और डीप में चर्चा करेंगे। शुरू के 1-2 क्लास में थोड़ा यही देखेंगे हम कानून बनते कैसे हैं वगैरह, और वो एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट इसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू होगा वहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। शुरू में हो सकता है आपको उतना इंटरेस्ट ना आए ये चैप्टर में, बट आगे के चैप्टर्स में एकदम ऐसा हो जाएगा कि आपका लॉ फेवरेट हो जाएगा, काफ़ी अच्छा लगने लगेगा लॉ पढ़ना। देखते जाओ, अभी टाइम है अभी तो धीरे धीरे। चलो कंक्लूड करते हैं, और कोई डाउट्स वगैरह भी होंगे तो अपन अगली क्लास में देखते हैं, क्योंकि अभी कुछ पढ़ाया नहीं, तो डाउट्स भी अगली क्लास में देखेंगे। चलो, थैंक यू।